प्रोग्राम का ओके सी सी प्लस प्लस सी प्रोग्राम एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हाँ, कितने लिए थे? पहला प्रोग्राम कौन सा लिया था? फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। और दूसरा हाँ इवन और। ठीक है, तो दो प्रोग्राम्स हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, चलो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वन इज फॉर 2 मार्क्स के लिए पूछते, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो मुझे आप लोग बताओ, सी मध्ये डेटा डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज होता है? सी मध्ये सी में प्रिंट आउट, और डेटा लेने के लिए स्कैनर, एंड प्रिंटफ का ही अल्टरनेटिव क्या है? सी आउट। और स्कैनफ का अल्टरनेटिव क्या है? सी इन। तो जो आपका सी आउट होता है ना, दैट इज द इंसर्शन ऑपरेटर, एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मतलब क्या होगा? सी इन। आ रहा है समझ में? तो सी आउट के बाद हम लोग क्या करते हैं? लेस देन है, ग्रेटर देन। सी आउट के बाद क्या लिखते हैं? लेस देन। तो लेस देन मतलब हम लोग डेटा को क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। एंड एक्सट्रैक्ट मतलब क्या करेंगे? ग्रेटर, क्योंकि सी इन के बाद हम लोग ग्रेटर देन लिखते हैं। बराबर? तो एक काम करो, पहला स्टार्ट करो, फर्स्ट वन, इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर, तो उसमें राइट डाउन, दिस ऑपरेटर इज यूज, दिस ऑपरेटर is used, this operator is used to display the contents. This operator is used to display the contents, display the contents on the screen. Display the contents on the screen. It is denoted by, it is denoted by, it is denoted by क्या? Less than, less than. So it is denoted by less than, less than. Okay? अब इसका क्या करो? एक डायग्राम ड्रॉ करो, छोटा सा डायग्राम है। तो ये क्या है? अपना स्क्रीन। और इस स्क्रीन के ऊपर अपने को क्या करने का है? डेटा को डिस्प्ले करने का है। तो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए सी इन या सी आउट, तो ये है अपना सी आउट। और सी आउट के बाद हम लोग क्या करते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये लेस देन। और यहां पे जो क्या होगा? आपका कंटेंट्स रहेगा या वेरिएबल। तो ये कंटेंट्स या वेरिएबल क्या होगा? पास होते 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 कहां पे जाएगा? स्क्रीन के ऊपर। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑपरेटर? हाँ, तो ये ऑपरेटर है ना, तो दिस ऑपरेटर इज नथिंग बट द इंसर्शन ऑपरेटर। दैट्स इट, खत्म, फ्लॉलेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वेरिएबल लिखेंगे, और वो वेरिएबल आपका डिस्प्ले होगा ऑन द स्क्रीन। तो एरो कैसा होना चाहिए? ऊपर की तरफ। एक मार्क हो गया आपका ये इंसर्शन ऑपरेटर फॉर 1 मार्क, एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फॉर 1 मार्क। तो ऐसा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है ये। तो बताओ, इंसर्शन ऑपरेटर का पहला पॉइंट क्या लेना है? फर्स्ट पॉइंट, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन द स्क्रीन। तो ये जो कंटेंट्स है, ये कंटेंट्स कहां पे डिस्प्ले करने का? स्क्रीन के ऊपर। इट इज डिनोटेड बाय लेस देन, और डायग्राम ड्रॉ किया, खत्म। नाउ राइट डाउन द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो
एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हम लोग सी आउट लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंटर द नंबर, और वो नंबर लेने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सी इन ए। तो इसका मतलब कि वो जो ए का वैल्यू है ना, वो ए का वैल्यू हम लोग कहां से देते हैं, आपको ये हो गया स्क्रीन के ऊपर आ गया कि एंटर द नंबर। वो एंटर द नंबर हम लोग कहां से एंटर करते हैं, कहां से करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं ना। मतलब कीबोर्ड से क्या करने का, वैल्यू लेने का, और क्या करते हैं वो डिस्प्ले नहीं करते, वो कहां पे जाता है, समझो ऐसा है, सी इन, और ये ए है, तो ऐसे लिखते हैं ना, सी इन ए। तो व्हाट इज ए, इज अ वेरिएबल, और कीबोर्ड से मैंने वैल्यू एंटर किया 10, तो 10 कहां पे जाएगा, ए में जाएगा। व्हाट इज ए, वेरिएबल। और 10 मैंने कहां से एंटर किया, कीबोर्ड से। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये ऑपरेटर का पर्पस क्या है, इट टेक द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एंड असाइन इट टू द वेरिएबल, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रेटर देन, एंड बाद में इसका डायग्राम खत्म। ओके, तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड, this operator is used to take the input, take मतलब extract, this operator is used to take the input from the keyboard, take the input from the keyboard, take the input from the keyboard and assign it to the variable. This operator is used to take the input from from keyboard and assign it to the variable. Point number 2, it is denoted by greater than. अब इसका डायग्राम देखो, तो ये जो स्क्रीन था, ये स्क्रीन को हम लोग कैंसिल करते, और यहां पे क्या लेते हैं, कीबोर्ड, और कीबोर्ड से वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। तो पास करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सी इन, लेस देन के जगह पे ग्रेटर देन, और एरो कहां पे आएगा, राइट साइड, और इधर राइट साइड। लेकिन यहाँ पे कंटेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वेरिएबल, और ये जो इंसर्शन है यहाँ पे आएगा आपका एक्सट्रैक्शन। दैट्स इट, दिस इज द डायग्राम। तो ये आपका 2 मार्क्स हो गया, इंसर्शन ऑपरेटर एंड द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एंड एग्जांपल इज दिस, सी इन ए। तो इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक का है मेमरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स, है मेमरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स। आता मला सांगा, जब हम लोग प्रोग्राम में लिखते इंट ए, तो ए क्या है, वेरिएबल, और इंट क्या है, इंट इज अ डेटा टाइप, है ना। दैट मीन्स ए में मैं कौन सा डेटा स्टोर कर सकता हूं, इंटीजर स्टोर कर सकता हूं। पर इंटीजर स्टोर होगा मतलब कहीं पे कंप्यूटर में स्टोर होगा ना, और मेमोरी में स्टोर होगा, तो कितना मेमोरी हम लोग ए को असाइन मतलब होगा इंटरनली, इंटीजर कितनी मेमोरी लगते हैं, इंटीजर कितना 2 बाइट्स, कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट, फ्लोट असेल तर 4 बाइट, डबल असेल तर 8 बाइट्स, क्योंकि फ्लोट का 2 टाइम्स मतलब क्या होता है, 8 बाइट्स होता है। तो ये जो मेमोरी अलोकेट होता है ना, ये देखो क्या लिखा है, मेमोरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मेमोरी अलोकेट करने का एंड मेमोरी को डी अलोकेट करने का, उसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये जो मेमोरी अलोकेट होता है ना ए को, वो कब असाइन होता है, जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब, या प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तब, सांगा कधी होते अलोकेट। आपला ना सी प्रोग्राम लिहून झाला, सी प्रोग्राम का C++ प्रोग्राम, तो हम लोग प्रोग्राम को पहला क्या करते, रन करते या कंपाइल करते, प्रोग्रामला कंपाइल करतो ना आपण। तो प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया,
कंपाइल करने के बाद उसका कौन सा फाइल बनता है, क्या बनता है उसका, मशीन कोड. मशीन कोड म्हणजे डॉट ओबीजे फाइल बनते, ऑब्जेक्ट फाइल. ओके. तो प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है, सी प्रोग्राम का डॉट सी होता है ना, डॉट सी. सी प्लस प्लस चा डॉट सीपीपी, बराबर है. तो डॉट सी डॉट सीपीपी बन के रेडी हो गया, मैंने सेव किया. अभी मैं प्रोग्राम को रन नहीं करूंगा, प्रोग्राम को क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा. और कंपाइल करने के बाद ये जो ए है ना, ये ए को कितना बाइट असाइन होता है, 2 बाइट. वही अगर ऐसा रहेगा कैरेक्टर ए, तो इसको क्या होगा, 1 बाइट असाइन होगा. तो मेमोरी अलोकेट कब होता है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. कब, जब मैं ऐसे लिखूंगा इंट ए एंड कैर ए, बराबर. लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा इंट और क्या लिखा, स्टार ए, मग आता मला सांगा हा ए कोण आहे, व्हेरिएबल. हा ए कोण आहे, व्हेरिएबल. ऑफ विच टाइप, इंटीजर टाइप. ओके, इंटीजर व्हेरिएबल. मग आता हा काय आहे, इंटीजर व्हेरिएबल. ए कोण आहे, व्हेरिएबल. पण याच्या अगोदर स्टार आहे ना, तो दिस इज विच व्हेरिएबल, व्हेरी गुड, दिस इज विच व्हेरिएबल, पॉइंटर व्हेरिएबल. म्हणजे जेव्हा पॉइंटर व्हेरिएबल असतो ना, that time memory is not allocated at the time of what, compile time. म्हणजे मेमरी कधी अलोकेट होते, at the time of running time. आणि ती मेमरी कोण असाइन करतो, तो दॅट मेमरी विल बी असाइन बाय द युजर, म्हणजे आपण असाइन करायचे असते. मग सी प्रोग्राम मध्ये हे ऐकलं होतं का कधी, मॅलॉक ऐकलं होतं, ऐकलं ना, मॅलॉक कॅलॉक होतं का सी प्रोग्राम मध्ये कधी, आणि फ्री म्हणून असं कधी नहीं. आता मैलॉक है ना, मैलॉक, मैलॉक क्या करता है, मेमोरी को अलोकेट करता है. मेमोरी अलोकेशन के लिए क्या यूज होता है, मैलॉक फंक्शन, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, उसको फंक्शन बोलते हैं. आणि फ्री काय करतो, मेमोरी को डीअलोकेट करता है. तो सी प्रोग्राम मध्ये टू अलोकेट द मेमोरी मैलॉक फंक्शन इज यूज, एंड टू डीअलोकेट द मेमोरी फ्री फंक्शन इज यूज. कौन से लैंग्वेज में, सी प्रोग्राम मध्ये. तो सी प्रोग्राम तुमचा झाला, संपला. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस. तो सी प्लस प्लस में फंक्शन ना है, तो सी प्लस प्लस में क्या है, ऑपरेटर है. तो मैलॉक का कौन सा ऐसा ऑपरेटर होगा सी प्लस प्लस मध्ये, माहिती है तुम्हाला, टू अलोकेट द मेमोरी विच ऑपरेटर इज यूज इन सी प्लस प्लस. तो यूज होता है विच ऑपरेटर, न्यू, स्मॉल केस मध्ये सगळं. आणि मेमोरी डीअलोकेट करायची असेल तो यूज होता है डिलीट. तो ये 2 ऑपरेटर्स है मेमोरी अलोकेशन ऑपरेटर. कौन सा, न्यू एंड डिलीट. तो न्यू मतलब कौन, मैलॉक, एंड डिलीट मतलब कौन, फ्री. कब यूज करने का, इधर या इधर, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, सेकंड वाले में. इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये कब अलोकेट होता है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. और ये अपने को यूज करने का है पॉइंटर वेरिएबल एट द टाइम ऑफ रन टाइम. आ रहा है समझ में, ओके फाइन. चलो पहला पॉइंट लिखो सी के बारे में, राइट. इन सी प्रोग्रामिंग, इन सी प्रोग्रामिंग डायनामिक मेमरी अलोकेशन. डायनामिक म्हणजे काय, प्रोग्राम रन होतो तेव्हा. इन सी प्रोग्रामिंग डायनामिक मेमरी अलोकेशन and deallocation. In C programming, dynamic memory allocation and deallocation can be performed by using malloc, स्मॉल केस आणि ब्रॅकेट आहे ना, बाय युजिंग मॅलॉक अँड फ्री, मॅलॉक अँड फ्री फंक्शन्स, मॅलॉक अँड फ्री फंक्शन्स. ओके. बट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, but in C++, but in C++,
this same task can be performed, but in C++, this same task can be performed by using new and delete, क्या है? फंक्शन या ऑपरेटर? बाय ऑपरेटर. ओके, न्यू अँड डिलीट ऑपरेटर्स. तर काय करायचं? पहिला पॉइंट काय करायचं? काय लिहिलं आपण? सी में क्या यूज होता है? कौन सा फंक्शन? मैलॉक एंड फ्री. तो मैलॉक का अल्टरनेटिव क्या है? न्यू. एंड फ्री का अल्टरनेटिव क्या है? डिलीट. ओके, नाउ राइट डाउन पहिला ऑपरेटर. राइट, न्यू ऑपरेटर. स्मॉल केस मध्ये लिहा न्यू. उसमें पहिला पॉइंट सांगा. न्यू ऑपरेटर कशासाठी? मेमोरी अलोकेट करने के लिए, मेमोरी डीअलोकेट करने के लिए? अलोकेट करने के लिए. राइट डाउन दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू अलोकेट मेमोरी. This operator is used to allocate memory dynamically. This operator is used to allocate memory dynamically, but variable must be of type. कोणत्या टाईपचा? व्हेरिएबल कोणत्या टाईपचा पाहिजे? पॉइंटर. व्हेरिएबल मस्ट बी ऑफ टाईप पॉइंटर. हे नीट लक्षात ठेवा. ऑर्डिनरी असेल तर काही करायचं नाही. व्हेरिएबल मस्ट बी ऑफ टाईप पॉइंटर. देन नाउ राइट डाउन इसका सिंटैक्स. ओके, सिंटैक्स. तो इधर लिखने का पॉइंटर वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा उसका नाम लिखने का. पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू, और यहां पे लिखने का डेटा टाइप. तो दिस इज अ सिंटैक्स. पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू, और कौन सा ऑपरेटर है? न्यू. तो ये न्यू कीवर्ड लिखने का, और न्यू कीवर्ड लिखने के बाद उसका क्या लिखने का? डेटा टाइप. अभी इसका एग्जांपल देखो. फॉर एग्जांपल इंट स्टार पी. तो ये पी कौन है? पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल. क्यों पॉइंटर वेरिएबल है? क्योंकि कौन आ गया? स्टार. यानी डेटा टाइप का है? इंट है. तो अभी ये जो पी है ना, ये पी को मुझे क्या करने का है? मेमोरी अलोकेट करने का है. बाय यूजिंग विच ऑपरेटर? न्यू. एक काम करा, हा सिंटॅक्स आहे ना, हा सिंटॅक्स यूज करून मला पी ला मेमोरी अलोकेट करायची. पी ला किती मेमोरी अलोकेट होणार? बाय डिफॉल्ट 2. पण कधी प्रोग्राम एक्झिक्यूट होगा तब, रन करेंगे तब. आता मला सांगा, आता यूज करा सिंटॅक्स आणि मला सांगा पॉइंटर व्हेरिएबलचं नाव काय? पी. पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या है? पी है, स्टार नहीं. ओके, तो पी इज इक्वल टू क्या है? न्यू. और न्यू के बाद डेटा टाइप का है? पी सा. तो यहां पे आ गए इन. दैट्स इट. तो जैसे मैं क्या करूंगा? पी इज इक्वल टू न्यू इन कहीं पे भी लिखूंगा, ओके, तब मेमोरी अलोकेट होगा. लेकिन प्रोग्राम कंपाइल करने के टाइम अलोकेट होगा नहीं. कब अलोकेट होगा? रन टाइम. आ रहा समझ में? राइट ऑन दिस. इंट स्टार पी, पी इज इक्वल टू न्यू इंट. आणि किती बाईट अलोकेट होणार ते खाली लिहा. पी इज इक्वल टू न्यू इंट. किती अलोकेट होणार? 2 बाइट्स. तो राइट डाउन 2 बाइट्स आर अलोकेटेड टू पी. 2 बाइट्स आर अलोकेटेड टू पी. 2 बाइट्स आर अलोकेटेड टू पी.
तो ये हो गया आपका न्यू ऑपरेटर, डी स्मॉल, डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर आता वहां सांगा रे। अभी अपना लेक्चर चल रहा है और ये मैडम इधर बैठी है। हाँ, अपना लेक्चर खत्म होने के बाद अभी आप लोग इधर से जाओगे, बराबर? तो इस जगह पे दूसरा लेक्चर जब होगा मैथ्स का, समझो, तो यहाँ पे कोई बैठेगा या यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता? ये जगह पे बैठेगा नहीं बैठेगा? बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्यों बैठेगा? हाँ, क्योंकि इसको ये जो जगह अलोकेट किया है, ये कब अलोकेट किया है? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और एट द टाइम ऑफ रन टाइम। कंपाइल टाइम क्या होता है? कंपाइल, क्योंकि क्या किया क्लास वालों ने अलोकेट किया ना कि तुम यहाँ पे बैठो करके, बराबर? और जैसे अपना प्रोग्राम खत्म, अपना लेक्चर खत्म, क्या होगा? मेमोरी ऑटोमेटिकली डिलीटेड और किसको असाइन करेंगे? न्यू स्टूडेंट को, बराबर? लेकिन अभी ये जो है ना, ये क्या है? ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो ये पॉइंटर वेरिएबल को मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने मेमोरी एलोकेट की है एट द टाइम ऑफ रन टाइम यूजिंग विच ऑपरेटर? न्यू। तो मैंने अगर मेमोरी एलोकेट किया है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ही उसको क्या करना पड़ेगा? डी एलोकेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको जगह असाइन किया कि तुम यहाँ पे बैठो, लेकिन मैंने उसको क्या नहीं किया? डिलीट नहीं किया मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद। तो क्या होगा? यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट बैठ नहीं सकता जब तक मैं क्या नहीं करता, उसको डिलीट नहीं करता तब तक। ओके, तो अगर ऐसे बहुत सारे वेरिएबल है, समझो 1 लाख वेरिएबल मैंने मेरे प्रोग्राम में क्रिएट किया, तो 1 लाख इंटू 2 बाइट्स मतलब कितना होता है? 2 लाख बाइट्स। तो 2 लाख बाइट्स का मेमोरी क्या हो जाएगा? मेरा वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो मेरा 2 लाख बाइट्स का मेमोरी वेस्ट हो जाएगा। एंड जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी। बारिश में क्या होता आपल्या घरी? पाऊस पडून पडून लीकेज होता ना, तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेमोरी लीक प्रॉब्लम होता है। तो ये मेमोरी लीकेज का प्रॉब्लेम नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या यूज होता है? डिलीट ऑपरेटर यूज होता है। म्हणजे जर तुम्ही न्यू ऑपरेटर यूज करत असाल तर तुम्हाला डिलीट ऑपरेटर यूज केला पाहिजे, नाहीतर ती मेमरी फ्युचरमध्ये आपण यूज करू शकत नाही। मेमरी काय होते? लीक होते। पण जेव्हा आपण ऑर्डिनरी व्हेरिएबल यूज करतो ना, इंट ए, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपाइलर टू अलोकेट। एंड जैसे प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया, इंट मेन वगैरह लिखोगे और जैसे उसको ये दिखाई देगा ना, आपका जो मेमोरी अलोकेट किया ना 2 बाइट, वो निकल जाएगा। पण न्यू मध्ये तसं होत नाही। न्यू मध्ये आपल्याला काय करायला लागणार? डिलीट यूज करायला लागेल, अदरवाइज विच प्रॉब्लेम ऑकर्स? मेमोरी लीक। समझते? ओके फाइन, राइट डाउन। फर्स्ट पॉइंट इसका डिलीट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज this operator is used to deallocate the memory. This operator is used to deallocate the memory that was allocated, to deallocate the memory that was allocated by new operator, that was allocated by new operator. Then second point, point number 2, if memory is not deallocate, if memory is not deallocate, then which problem occurs? Memory leakage. Then memory leakage problem occur. Then memory leakage problem occurs. Now write down इसका syntax. तर न्यू ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है? पॉइंटर वेरिएबल, न्यू ऑपरेटर एंड डेटा टाइप। अभी अपने को क्या करने का है? ये जो पी है ना, जो मेमोरी अलोकेट किया है, उसको क्या करने का? डीअलोकेट करने का है। तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा? डिलीट। और डिलीट के बाद जस्ट आप लोग क्या करने का? पॉइंटर
वेरिएबल का नाम लिखने का। एग्जाम्पल, तो अभी मेमोरी मैंने ऑलरेडी पी को असाइन किया है, तो अभी ये सिंटैक्स यूज करो और मुझे बताओ कि कैसा लिखूं मैं, क्या लिखूं? डिलीट और पी, दैट्स इट, खत्म। तो पी मेरा क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो यहाँ पे मेमोरी अलोकेट हो गया, यहाँ पे मेमोरी डी अलोकेट हो गया। इजी है ना ये? तो डिलीट पी। आणि सी मध्ये सांगू का मॅलोक आणि फ्रीने कसं करायचं आपण? सी मध्ये माहिती है का तुम्हाला? नहीं? तो एक काम कर दे, सी में कैसा होता है देखो, तो ये सी प्लस प्लस है। अभी देखो सी में कैसा करेंगे, समझो इंट स्टार पी मैंने किया, अब ये पी को मुझे मेमोरी अलोकेट करने का है, तो सी प्लस प्लस में क्या होता है? पी इज इक्वल टू न्यू पी। कितना सिंपल है ना? अभी सी में देखो कैसा होता है, पी इज इक्वल टू इंट स्टार मैलॉक साइज ऑफ इंट, ये होता है। तो लक्षात कसं ठेवायचं, ये पी है ना, तो पी इधर आ गया। अब ये पी को मैंने उठा के इधर लाया, तो बचा क्या? इन स्टार, तो इन स्टार मैलॉक, तो क्या करता है, ये जो इंट है ना, इंट का साइज ऑफ, तो इंट का साइज ऑफ, तो इंटची किती साइज असते? 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स क्या करेगा? उसका कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करके मैलॉक से 2 बाइट्स असाइन होगा। ऐसा होता है। तो मुझे बताओ, ये वाला सिंपल है मैलॉक का, या ये सिंपल है? न्यू वाला सिंपल है ना, बराबर है? तो ये मैलॉक हो गया, सेम एज न्यू। डीएलोकेट करने के लिए क्या यूज होता है? डिलीट। अभी सी में क्या होता है? फ्री, और फ्री में जस्ट क्या लिखने का? पी, खत्म। तो फ्री पी और ये मैलॉक, तो फ्री मतलब डिलीट, मैलॉक मतलब न्यू। ओके, तो ये हम आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा, आपको नहीं था आई थिंक, पढ़ा ना, लेकिन ये यूज होता है। और ये कहां पे यूज होता है? डेटा स्ट्रक्चर में यूज करने का। आणि डेटा स्ट्रक्चर मध्ये कोणता एक असा टॉपिक आहे आपण लेक्चर मध्ये घेतला होता, या टॉपिकला काय बोलतात? 10 आणि 20, ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? विच डेटा स्ट्रक्चर? लिंक लिस्ट। क्या ये? लिंक लिस्ट। तुम्हाला सांगा, हा जो एरो ड्रॉ केला ना, तो कोण आहे? पॉइंटर। कोणता पॉइंटर? नेक्स्ट पॉइंटर लिया था ना, मग आता हा नेक्स्ट पॉइंटर है, म्हणजे पॉइंटर है, अपन पॉइंटर है ना, तो जब पॉइंटर आता है तो क्या यूज होता है? न्यू एंड डिलीट। लेकिन अपने को डेटा स्ट्रक्चर का लैंग्वेज कौन सा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, तो अपने को ये यूज करने का, मैलॉक एंड कैलॉक। तो डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में हम लोग मेमोरी एलोकेट करने के लिए मैलॉक एंड फ्री यूज करेंगे, ये नहीं। ये कहां पे होता है? ये सी प्लस प्लस मध्ये होता है, म्हणजे जेव्हा आपण लिंक लिस्ट घेऊ ना, त्यावेळी आपल्याला हे यूज करायचं प्रोग्राम मध्ये। समझते हैं? ओके फाइन, तो चलो ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन ना इसका, डिलीट का, इसका थोड़ा और बाकी है डिलीट का, तो उसमें लिखो इफ एरे इज अलोकेटेड, एरे, इफ एरे इज अलोकेटेड by using new operator, if array is allocated by using new operator, then following syntax can be used. हा आपला नॉर्मल व्हेरिएबल आहे, इंटीजर फ्लोट वगैरे, पण ऍरे असेल तर काय यूज करायचं? देन फॉलोविंग सिंटॅक्स कॅन बी यूज, डिलीट। एरे म्हणजे काय असतो? एरे मतलब क्या होता है, क्या लिखते हैं? एरे म्हणजे स्क्वायर ब्रैकेट असतो ना, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं? वेरी गुड, क्या लिखते हैं? साइज। गुड गुड, साइज। और इधर लिखने का पॉइंटर वेरिएबल, दिस इज द सिंटॅक्स। तुम्हाला सांगा या दोघांमध्ये डिफरन्स काय? सेम तर आहे ना, डिलीट डिलीट, पॉइंटर वेरिएबल, जस्ट इसके पहले क्या आ गया? साइज आ गया। राइट डाउन डिलीट साइज एंड द पॉइंटर वेरिएबल।
आणि जर समजा मी डिलीट करताना ये साइज ऑपरेटर में साइज मैंने नहीं लिखा, समझो मैंने ऐसे लिखा डिलीट 5p, तो ये p का कितना मेमोरी डीएलोकेट होगा 5 बाइट्स, लेकिन मैंने साइज लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो कितना मेमोरी डीएलोकेट होगा सब, एंटायर मेमोरी विल बी डीएलोकेटेड, इसका कैरेक्टर का। तो राइट डाउन यहाँ पे नीचे, इफ साइज इज ओमिटेड, साइज मैंने नहीं लिखा, इफ साइज इज ओमिटेड, if size is omitted, then entire memory will be deallocated. If size is omitted, then entire memory will be deallocated. Entire memory will be deallocated. For example, delete p, स्क्वायर ब्रैकेट एंड p में डिफर ये नहीं है, स्पेस वगैरह बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो 4 बाइट ही डीएलोकेट होगा, कुछ नहीं लिखा तो पूरा डिलीट हो गया। ओके, तो यहाँ पे अपना इसका आंसर खत्म। ओके, तो जस्ट देखो जरा क्या लिखा है, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर 2 या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। तो सी प्लस प्लस मध्ये विच फंक्शन मेमोरी अलोकेट करण्यासाठी न्यू एंड डीअलोकेट करने के लिए फ्री। सी मध्ये सी प्लस प्लस मध्ये मैलॉक के जगह पे न्यू एंड फ्री के जगह पे डिलीट। फिर हम लोगों ने क्या देखा, न्यू ऑपरेटर, फिर उसका सिंटैक्स क्या है, पॉइंटर वेरिएबल न्यू एंड द डेटा टाइप। तो अगर मैंने लिखा इन स्टार पी, तो पी अपना पॉइंटर वेरिएबल है, तो इधर लिखा न्यू ऑपरेटर, इधर लिखा डेटा टाइप इंट है, तो इन को लगता है 2 बाइट्स, तो 2 बाइट अपना क्या हो गया, असाइन हो गया, किसको, पी को। अभी 2 बाइट असाइन तो हो गया, अभी मुझे क्या करने का, उसको डीअलोकेट करने का है। तो विच ऑपरेटर इज यूज, डिलीट। सिंटैक्स का है डिलीट पॉइंटर वेरिएबल, डिलीट पी। लेकिन ये जो पी है ना, ये पी अपना कौन सा टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। लेकिन कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर म्हणजे, कैरेक्टर को हम लोग एक से ज्यादा होता है ना, समझो अमित है तो अमित मतलब कितना कैरेक्टर, 4। संतोष होगा तो कितना होता है, 7। मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर डिफर करता है ना, वैसा नॉर्मल इंटीजर में नहीं होता है। इंटीजर क्या होता है, फिक्स होता है, 2, फ्लोट होगा तो 4, डबल होगा तो 8, ऐसा फिक्स है। लेकिन कैरेक्टर में फिक्स होता है क्या, नहीं। तो कैरेक्टर क्या मैटर करता है, साइज मैटर करता है। तो साइज लिखने का पॉइंटर वेरिएबल, लेकिन साइज मैंने लिखा ही नहीं, तो क्या होगा, पूरा का पूरा कैरेक्टर डिलीट हो जाए। आ रहा है समझ में? ओके फाइन, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, दिस इज अगेन फॉर 2 to 4 मार्क्स का, दैट इज तुम्हाला सांगा, कॉलेजमध्ये मेमरी मॅनेजमेंट ऑपरेटर घेतले का, न्यू आणि डिलीट घेतले का, नाही घेतले? ओके, टाइप कास्टिंग झालं ना, मग न्यू आणि डिलीट मेमरी मॅनेजमेंट ऑपरेटर म्हणजे किती लेक्चर झाले असेल कॉलेजमध्ये, 1 का 2 रोज होता ना। मग मेमरी मॅनेजमेंट ऑपरेटर वगैरे घेतले ना, इन्सर्शन ये अपना इन्सर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ते घेतलं ना, सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर का हे ते तर घेणार ना, मग हे नाही घेतला टाइप कास्ट, ओके मेमरी मॅनेजमेंट ऑपरेटर वगैरह नहीं हुआ, ठीक है राइट। टाइप कास्टिंग, नेक्स्ट वन, टाइप कास्टिंग, कास्टिंग काहीच आयडिया नाही, नाही माहिती, नाही सांगा काय, ए वेरिएबल है, कौन से टाइप का है, इंटीजर। समझो इसका वैल्यू लेते हैं 10, और मैंने एक दूसरा वेरिएबल लेता हूं फ्लोट बी। अब मुझे क्या करने का है कि ये जो ए का वैल्यू है ना, ये ए का वैल्यू क्या करने का है,
बी को असाइन करने का है, पण ए कौन है, इंटीजर है, और बी कौन है, फ्लोट है. तो बी को ए व्हॅल्यू असाइन करणे का, तुम्ही कसं लिहू, कसं लिहिणार, बी इज इक्वल टू ए, बरोबर ना. तो ए का वैल्यू इसमें गया, बी में गया. ओके, या समझो मैंने ऐसे लिखा, फ्लोट बी इज इक्वल टू 10.5 और मैंने लिखा इंट ए और ए इज इक्वल टू बी. आता यामध्ये काय होत आहे, ए का वैल्यू बी में गया, मतलब इंटीजर का वैल्यू इसमें गया, फ्लोट में गया, और इधर क्या हो रहा है, फ्लोट का वैल्यू इंटीजर में गया, बराबर ना. तो फ्लोट का वैल्यू इंटीजर को, इंटीजर का वैल्यू फ्लोट को हम लोग असाइन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग. समझते हैं. तो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग. समजते हैं. आणि दोन टाइपचे टाइप कास्टिंग आहे, एक आहे इम्प्लिसिट, मग दुसरा एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट आणि एक्सप्लिसिट. आता इम्प्लिसिट म्हणजे काय, इम्प्लिसिट म्हणजे जब एक टकली औरत ऑटो में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, जब एक टकली औरत ऑटो में जाती है तो त्याला काय बोलतात, ऑटो में टकली. म्हणजे काय, ऑटोमॅटिकली. हा, तर इम्प्लिसिट म्हणजे कसं लक्षात ठेवायचं, ऑटोमॅटिकली होतं, म्हणजे आपल्याला करायची गरज नाहीये. ओके, लेकिन एक्सप्लिसिट म्हणजे काय, आपल्याला करायला लागणार. काय, टाइप कास्टिंग. तो टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट मीन्स ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन जो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, अपने को खुद को करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट. आ रहा है समझ में. तो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप. आणि किती टाइप्स आहेत, दोन, इम्प्लिसिट आणि एक्सप्लिसिट. और ये सेम थिंग हम लोग देखेंगे, अभी सेमेस्टर कोणता आहे तुमचा, थर्ड. फोर्थ सेमेस्टर मध्ये पुन्हा बघणार आहे, विच लँग्वेज, जावा. तो जावा मध्ये पुन्हा आपल्याला टाइप कास्टिंग बघायचं, बट दैट टाइम लैंग्वेज होगा अपना जावा का, प्रोग्राम वगैरह रहेगा, और ये टाइम हम लोग पढ़ेंगे सी प्लस प्लस. ओके, तो राइट डाउन. पहले डेफिनेशन लिया टाइप कास्टिंगचा मतलब काय. एक्झामला क्वेश्चन कसा आहे तो बघा, डिफाइन टाइप कास्टिंग, डिफाइन टाइप कास्टिंग, लिस्ट इट्स टाइप्स. 2 मार्क्स साठी. लिस्ट म्हणजे काय, फक्त आपल्याला लिस्ट करायचं, इम्प्लिसिट आणि एक्सप्लिसिट, आणि व्हॉट इज टाइप कास्टिंग, खतम. म्हणजे 3-4 लाइन मध्ये आंसर आहे. पण असं त्यांनी विचारलं, एक्सप्लेन टाइप कास्टिंग विथ इट्स टाइप्स, तो आपका आंसर होगा 4 मार्क्स का. तो आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा. ओके, लेकिन जनरली आता क्या एग्जाम में, 2 मार्क्स का आता है, डिफाइन एंड लिस्टिंग. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे. ओके फाइन. तो पहला डेफिनेशन याचा की कन्वर्टिंग एन एक्सप्रेशन, converting an expression, converting an expression of, converting an expression from one data type, converting an expression from one data type to another data type, from one data type to another data type is called as typecasting, is called as typecasting. There are two types. There are two types. पहिला, implicit typecasting. Implicit typecasting.
इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में राइट डाउन दिस टाइप कास्टिंग doesn't require this typecasting doesn't require manual intervention. म्हणजे कसं होतं ते ऑटोमेटिकली, मतलब मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो दिस टाइप कास्टिंग डजंट रिक्वायर मैन्युअल इंटरवेंशन. इट कैन बी परफॉर्म, इट कैन बी परफॉर्म, मग तो वर्ड लिहा, ऑटोमेटिकली. इट कैन बी परफॉर्म ऑटोमेटिकली. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका इम्प्लिसिट का. फॉर दिस टाइपकास्टिंग, data types must be compatible. For this typecasting, data types must be compatible. Data types must be compatible. Like short, int. आता मला सांगा, इंट म्हणजे काय रे? इंटीजर. आणि शॉर्ट म्हणजे काय? शॉर्ट नावाचा डेटा टाइप ऐकलाय का? शॉर्ट इज वन ऑफ द डेटा टाइप. इंटीजर पेक्षा कमी. पण हा शॉर्ट आणि इंट हे एकाच कॅटेगरीतले. याला होतं शॉर्ट इंट आणि हा नॉर्मल इंट आहे. आणि अजून एक असतो लॉंग इंट पण असतो. आणि मग फ्लोट कोणाबरोबर कॉम्पॅटिबल आहे? फ्लोट डेटा टाइप हा कोणाबरोबर कॉम्पॅटिबल आहे? फ्लोट म्हणजे कोणती व्हॅल्यू? डेसिमल, पॉइंट वाली ना. मग पॉइंट वाली व्हॅल्यू अजून कशामध्ये येते? इंटीजर मध्ये येते का? इंटीजर मध्ये मी 1.2 लिहू शकतो का? नाही. 1.2 कशामध्ये लिहू शकतो? फ्लोट मध्ये. अजून कशामध्ये लिहू शकतो? 1.2 मी कॅरेक्टर मध्ये लिहू शकतो का? नाही ना. कशामध्ये? डबल मध्ये लिहू शकतो. डबल मध्ये पण पॉइंट असतं ना. म्हणजे कोण कॉम्पॅटिबल आहे? फ्लोट आणि डबल. ओके, तर नीट लक्षात ठेवा, फ्लोट कॉमा डबल म्हणजे शॉर्ट आणि इंट याला काय होतात? कॉम्पॅटिबल. फ्लोट आणि डबल हे कोण आहे? कॉम्पॅटिबल. म्हणजे इम्प्लिसिट साठी डेटा टाइप काय पाहिजे? कॉम्पॅटिबल पाहिजे. म्हणजे शॉर्टची व्हॅल्यू इंट मध्ये जाणार, डबलची फ्लोटची व्हॅल्यू कशामध्ये जाणार? डबल मध्ये. तर त्याला बोलतात इम्प्लिसिट. पण मला काय करायचं आहे? इंटची व्हॅल्यू फ्लोट मध्ये टाकायची, या फ्लोटची व्हॅल्यू इंट मध्ये टाकायची. मग त्यावेळी इम्प्लिसिट नाही चालत. त्यावेळी काय चालणार? एक्सप्लिसिट चालणार. समजते? म्हणजे कॉम्पॅटिबल असेल तर इम्प्लिसिट आणि नॉट कॉम्पॅटिबल असेल तर एक्सप्लिसिट. हे राईट ऑन. शॉर्ट इंट आणि दुसऱ्या लाईन मध्ये फ्लोट डबल, असं वेगवेगळं. शॉर्ट कॉमा इंट, फ्लोट कॉमा डबल, त्याला होतात कॉम्पॅटिबल. अँड नाउ राईट डाउन इसका एग्जाम्पल. शॉर्ट ए इक्वल टू 10 आणि इंट बी. आता इकडे नीट बघा. ए तो कौन सा वैल्यू असाइन किया मैंने? 10. और ए का डेटा टाइप क्या है? शॉर्ट. बी डेटा टाइप क्या है? इंट. और शॉर्ट और इंट कॉम्पैटिबल है या इनकॉम्पैटिबल है? कॉम्पैटिबल है. तो मैं क्या करूंगा? बी इज इक्वल टू ए. दैट मीन्स ए का वैल्यू किस में गया? बी में. तो ए का वैल्यू बी में गया. और इसके बाद अगर समझो मैंने लिखा सी आउट लिखा या प्रिंट लिखा, तो बी का कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? 10. ओके, मतलब ए का वैल्यू बी में गया तो उसको क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग. लेकिन पहले ए कौन था? पहला ए शॉर्ट था. अभी कौन है? इन. दैट मीन्स मैंने क्या किया? शॉर्ट इज कन्वर्टेड इनटू इंट, उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग. लेकिन ये सेम
है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। समझता है? लिया शॉर्ट ए इक्वल टू 10 इन बी और ए का वैल्यू बी में गया, यहां पे आपका इम्प्लिसिट खत्म। नाउ राइट डाउन द सेकंड वन. म्हणजे जेव्हा ना तुमचा टेक्निकल इंटरव्यू होतो ना कंपनीमध्ये, डिग्रीमध्ये, प्लेसमेंटचा, उस टाइम ये सब यूज होता है. तो ये पूरा डिटेल में नॉलेज आपको आना चाहिए, तो ही टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर होता है, अदरवाइज नहीं. नाउ राइट डाउन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कधी यूज करायचं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग? whenever data types are not compatible. Very good. Write down. Whenever data types are not compatible. Whenever data types are not compatible. Whenever data types are not compatible, then explicit typecasting can be used. Then explicit typecasting can be used. Then explicit typecasting can be used. For example, अभी देखो यहाँ पे float a equal to 10.5. तो पॉइंट आला ना, ओके. तो फ्लोट a इज इक्वल टू 10.5 और दूसरा है इंट b. आता मला a ची व्हॅल्यू किती आहे? 10.5. ती मला कुठे टाकायची आहे? b मध्ये टाकायची आहे. तो मला सांगा b कोण आहे? इंटीजर. तो इंटीजर में कभी पॉइंट आता है क्या? नहीं आता है. तो इंटीजर में 10.5 जाएगा ही नहीं. तो फिर क्या होगा? फिर बी में जाएगा कौन सा वैल्यू? कौन सा वैल्यू जाएगा? पॉइंट के अगोदर तो कौन है? 10 वैल्यू जाएगा. तो 0.5 क्या होगा? निकल जाएगा. लेकिन वो कैसे निकालने का? तो देखो b इज इक्वल टू, तो b में किसका वैल्यू जाना चाहिए? a का 10.5. तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे लिखता हूं, देखो अभी यहां पे क्या हो गया? a का वैल्यू 10 है और b है, तो b इज इक्वल टू a. मतलब a का वैल्यू b में गया, 10 वैल्यू b में गया. लेकिन इधर कैसा होता है? ये फ्लोट है. और तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो a है ना फ्लोट, उसको आपको कुछ तो यहां पे करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको कुछ तो कर रहे हैं ना. कर रहे मतलब हम लोग कर रहे हैं ना. एक्सप्लिसिट, दैट मीन्स इट रिक्वायर मैन्युअल इंटरवेंशन. इसमें मैंने कुछ लिखा क्या यहाँ पे? जस्ट ए का वैल्यू बी में गया, लेकिन इसको ए को जो 10.5 है ना, जो बड़ा वैल्यू है, उसको छोटा करना पड़ेगा. लेकिन छोटा कितना करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा ना. तो मुझे होता है 10.5 कौन है? फ्लोट है. तो सिर्फ 10 कौन है? इंट. मग मला इथे लिहायला लागेल इंट म्हणून. तो ये जो ए है ना, ए, ये मेरा फ्लोट है. तो फ्लोट को मैं क्या करूंगा? इंट करूंगा, और इंट करने के बाद उसको बी में असाइन करेंगे. तो जब मैं ये ब्रैकेट में इंट लिखता हूं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. मग मला इथे सांगा बी इज इक्वल टू इंट आणि ए असं मी लिहिलं की इथे? क्योंकि ए मेरा शॉर्ट है और बी मेरा इंट है. तो यहां पे इंट आपको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि ये कौन है? ये कॉम्पेटिबल है. लेकिन फ्लोट और इंट ये कॉम्पेटिबल नहीं है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पे इंट लिखना पड़ेगा. समजते? तर मला सांगा इथे जर मी लिहिला सी आउट ए, सांगा व्हॅल्यू किती? सी आउट ए किंवा प्रिंट एफ ए, ए ची व्हॅल्यू किती आहे? 10.5 येणार. आणि मी लिहिला सी आउट बी, बी ची किती व्हॅल्यू येणार? 10 येणार. म्हणजे ए का वैल्यू 10.5, बी का वैल्यू 10. चलो अभी यहां पे मैंने प्रिंट किया
प्रिंट ए कितना वैल्यू 10, प्रिंट बी 10, तो दोनों में 10-10, लेकिन इसमें बी का वैल्यू 10 लेकिन ए का वैल्यू 10.5। समझते हैं? यहाँ पे अपना आंसर खत्म है। किती छोटे छोटे टॉपिक्स आहेत पण किती इंटरेस्टिंग आहेत बघा। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जस्ट गो थ्रू करा, मग आपण नेक्स्ट टॉपिक चालू आहे। विल वेट फॉर 5 मिनिट्स, ब्रेक लेते फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपना ये टाइम बराबर है ना, 9 to 11, 11:30, क्योंकि लेक्चर 11:30 का था, तो मैंने बोला 11:30 मतलब, और फिर ये चालू होता है ना, मेगा ब्लॉक होता है, फिर वो प्रॉब्लम होता है। तो 9 से 11 खत्म, आप फ्री, मैं फ्री। क्या इसके बाद लेक्चर है आपका? कौन सा है? कौन सा? कंप्यूटर ग्राफिक्स। सीजीआर का आपका थ्योरी पेपर होता है, फिर प्रैक्टिकल है। ओके, कंप्यूटर ग्राफिक्स। पहले सीजी का रिटर्न पेपर था आपके पहला, तब मैंने पढ़ा था कंप्यूटर ग्राफिक्स, लेकिन अभी ये नहीं ना, आपको थ्योरी पेपर नहीं, प्रैक्टिकल है जस्ट। तो प्रॅक्टिकल में आपने किया होगा डीडीए लाइन ड्रॉइंग अल्गोरिदम, चालूच नाही झालं, पण डीडीए लाइन ड्रॉइंग अल्गोरिदम चालू केलं असेल ना? नाहीच केलं। सो डीडीए लाइन ड्रॉइंग अल्गोरिदम है, फिर ब्रेजनहैम्स लाइन ड्रॉइंग अल्गोरिदम, उसके बाद आता है ब्रेजनहैम्स सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम, बाद में आएगा कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग अल्गोरिदम, सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग अल्गोरिदम, ऐसे सब फॉरेन ऑथर्स के नाम है। सीजीएल में प्रैक्टिकल है ना आप लोगों को, बराबर ना? तो प्रैक्टिकल के आपको प्रोग्राम्स वगैरह वो डिग्री में है, तो डिग्री के प्रोग्राम्स मेरे पास रहेंगे तो दैट आई विल गिव यू। तो आपको मतलब प्रोग्राम्स चाहिए ना वो, बराबर ना? वैसा। लेकिन सीजी पूरा मैथमेटिकल है, पूरा मैथ्स है उसमें, मतलब थ्योरी नहीं है उसमें ज्यादा, और वो मैथ्स को आप लोगों को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का है। फिर वो सीजी आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग डिग्री में। डीबीएमएस भी रहेगा ना आपको, तो डीबीएमएस में इंपॉर्टेंट क्या है? डेटाबेस म्हणजे डीबीएमएस, डेटाबेस मध्ये डीबीएमएस से इंपॉर्टेंट क्या है? एसक्यूएल। हा, तर त्या म्हणजे प्लेसमेंटमध्ये फक्त दोनच सब्जेक्ट इंपॉर्टंट आहे डिग्रीच्या प्लेसमेंटसाठी, आणि ते दोन्ही सब्जेक्ट तुम्ही थर्ड सेमेस्टर मध्ये शिकताय, म्हणजे हे दोन सब्जेक्ट झाले तुमचे, म्हणजे आणि जर तुमचा इंटरव्ह्यू घेतला होता तरी तुम्ही प्लेस होऊ शकता, म्हणजे तुम्हाला डिग्री वगैरे पण करायची गरज नाही। पण प्लेसमेंटसाठी क्रायटेरिया काय? डिग्री झाली पाहिजे, बरोबर ना? तो डेटाबेस एंड डेटा स्ट्रक्चर और कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको तीन चीजें आना चाहिए। एंड डीबीएमएस में इंपॉर्टेंट क्या है? एसक्यूएल। तो ये एसक्यूएल के ना 10 वीडियोस मैंने बनाया है, 10 वीडियोस, और एक एक वीडियो एक एक 1.5 घंटे का है, सिर्फ एसक्यूएल है, पूरा आपका डीबीएमएस नहीं, क्योंकि डीबीएमएस आपको एसक्यूएल भी पढ़ने का थोड़ा थ्योरी वगैरह भी है ना। तो सिर्फ एसक्यूएल का पूरा हैंड्स ऑन सेशन है। मतलब ओरेकल मैंने यूज किया, ओरेकल पता है ना? आणि तुम्ही कोणता यूज करता है? ओरेकल यूज करता है? अरे मग चांगले आहे। मग ओरेकल का ही मैंने 10 वीडियोस एसक्यूएल का बनाया, एक एक वीडियो 1-1.5 घंटे का है, और मैंने मेरे चैनल के ऊपर डाला है। एंड कब मैंने ये वीडियोस बनाया था? तो कोविड के टाइम पे, तो स्टूडेंट का मैंने फ्री में सेशंस लिया था, वो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, वो वीडियोस आप लोग देखो। तो पूरा एसक्यूएल है उसमें, एंड ओरेकल में इंप्लीमेंट किया है। ओके, तो चैनल का नाम क्या है? मेरे नाम से, संतोष तंबुली सर करके, वो आप लोग देखो। ओके, वो आपके लिए, मतलब उसमें डेटा स्ट्रक्चर का भी है। सीजी का मैंने अपलोड, मैंने देखना पड़ेगा सीजी का सेशन है क्या उसमें। डेटा स्ट्रक्चर है, बिग डेटा का है, डीबीएमएस का है, फिर एक सब्जेक्ट है वो आपको नहीं, एसपीसीसी करके एक है, वो एक है। वो, 1 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 है। वो,
उसके बाद 2 मार्क्स का सेकंड वन इज एनी 4 applications of OOP, कोई भी 4 एप्लीकेशंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फक्त लिस्ट करायचे ना आपल्याला. एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. VB.NET लँग्वेज ऐकले का कधी? VB ऐकलंय? VB6. VB6 आई थिंक आपको रहेगा ना कहीं पे, तो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में VB6 पहिले वाले स्कीम में था. VB6 म्हणजे फॉर्म वगैरे डिझाईन करायचं वगैरे, ते त्यासाठी VB6 आहे. आणि VB.NET करके एक लैंग्वेज है. ती लैंग्वेज कोणती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. और ये किस लिए यूज होता है? वेब डेव्हलपमेंट करने के लिए. त्यानंतर ही लँग्वेज ऐकले का कधी? C#. याला शार्प बोलतात, हॅश नाही बोलत, C# नाही, C#. आणि .NET तो बनता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ये C#.NET या VB.NET त्यासाठी यूज करतो आपण वेब डेव्हलपमेंट. तर पहिला एप्लीकेशन काय? वेब डेव्हलपमेंट. राइट, वेब डेव्हलपमेंट. The first one is the web development. Web development. Then application number 2. मागच्या लेक्चरला मी सांगितलं होतं डेटा स्ट्रक्चरला 854 करोडचा बोनस. तुम्हाला सांगितलं होतं का दुसऱ्या बॅचला? आपको ही बोला था ना. तो 850 करोड़ का बोनस मिला उसको एंड 2500 उसका सैलरी है. इसको ये फेसबुक ने उसको हायर किया है. उसका नाम क्या बोला था मैंने? त्रापित बंसल. आपने सर्च किया क्या घर पे जाके? बघितलं आहे ना बरोबर? हाँ. तो 2500 करोड त्याची सॅलरी आहे आणि 854 करोड त्याला बोनस दिला. जॉईन कर, हा पैसे घेऊन जा तुझ्या अकाउंट मध्ये. कशामध्ये काम करतो सांगितलेलं मी? ओपन एआई म्हणजे काय? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज होता है. ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग म्हणजे कोणती लँग्वेज? पायथन. एंड पायथन इज वन ऑफ द लँग्वेज विच इज यूज इन एआई. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. ओके, राइट. नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम. देन एप्लीकेशन नंबर 3. अपने को क्या चाहिए? कोई भी 4 चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? 4 से थोड़ा ज्यादा देते. तो 4 का 4 ही दिया ना, तो क्या करेंगे आप लोग? वो पूरा का पूरा एज इट इज बाहर करना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं 6-7 दूंगा तो एक आध दो भूल भी गए तो भी 4 तो लिख सकते हैं आप लोग. ओके, तो थर्ड एप्लीकेशन राइट डाउन, रियल टाइम सिस्टम. रियल टाइम सिस्टम. आता मला सांगा, माइक्रोवेव ओवन किस लिए होता है? खाना गर्म करने के लिए. ओके, तो हम लोग टाइमर लगाते हैं ना 2 मिनट का. तो 2 मिनट का टाइमर लगा है तो 2 मिनट में वो हीटिंग बंद होता है या चालू रहता है? ऑटोमेटिकली बंद होता है. 2 मिनट का 2 मिनट 1 सेकंड भी होता है क्या? नहीं. तो उसको क्या बोलते हैं? रियल टाइम सिस्टम. तो रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट टाइम के ऊपर क्या होना चाहिए? वो चालू या बंद होना चाहिए. अभी देखो हम लोगों का ये टीवी, जैसे हम लोग क्या करते हैं? रिमोट बटन ऑन करते हैं, टीवी स्टार्ट होता है. यस. एंड वापस करेंगे तो बंद हो जाता है. या 1-2 मिनट लेता है चालू या बंद होने को. इंस्टेंटली होता ना. तो दैट इज कॉल्ड विच सिस्टम? रियल टाइम. तो आप लोग बोलोगे अरे वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव ओवन ये तो हार्डवेयर है ना, और ये ओपी कौन है? ये तो सॉफ्टवेयर है. तो ऐसा होता है कि उस सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर होता है क्या? ऑब्वियसली. उसको क्या बोलते हैं? रियल टाइम सिस्टम मतलब क्या होता है? वो चिप होता है और चिप के ऊपर क्या करते हो? एम्बेड क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग होता है. एंड दैट प्रोग्राम इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. ओके, तो हार्डवेयर में भी क्या होता है? प्रोग्राम एम्बेड करते हैं. ओके, विच सिस्टम?
रियल टाइम सिस्टम। फिर इसके दो टाइप है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, हार्ड रियल टाइम सिस्टम। ये कब हम लोग देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम करके सब्जेक्ट है, उसमें आएगा आप लोग। ओके, देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये मशीन लर्निंग में वगैरह यूज होता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर कितना, 4। एप्लीकेशन नंबर 5, फिफ्थ वन, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। ये भी एक अलग ही सब्जेक्ट है, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर किती, 6, न्यूरल नेटवर्क। ऐकलं असेल ना तुम्ही, न्यूरल नेटवर्क टर्म ऐकले असेल, आता खूप फेमस आहे न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क, ओके। आता मला सांगा, एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा को मैं मतलब बार बार बोलूंगा कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, एंड बाद में दूसरे दिन या थोड़े टाइम के मैं बताऊंगा ये क्या है, तो क्या बोलेगा वो, क्या है, ये मार्कर है। क्यों उसको समझ में आ गया ये मार्कर है, बार बार बताएगा, एंड बार बार बताएगा, वो देख रहा है ना, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ओके। अरे व्हाइट है, ब्लैक है, मतलब क्या होगा, उसके दिमाग में कुछ तो चलेगा, दिमाग में चलेगा, मतलब उसके ब्रेन में घुस गया ना ये मार्कर है करके। अरे फिर मैं क्या बोलूंगा, ये एप्पल है, ये एप्पल है, तो एप्पल का कलर क्या होता है, रेड कलर, उसका प्रॉपर एक शेप होता है। लेकिन वही अगर मैंने बाद में क्या दिया, उसको गौवा दिया, तो गौवा को एप्पल बोलेगा क्या, नहीं अरे गौवा तो ये ग्रीन कलर में है, ये रेड कलर में, मतलब ये एप्पल नहीं है। उसके दिमाग में क्या होता है, फीड होता है, दिमाग मतलब ब्रेन में फीड होता है। तो वैसा एक मशीन है, वो मशीन को भी क्या करना पड़ता है, अपने को बताना पड़ेगा कि ये एप्पल एप्पल एप्पल। तो मशीन क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको लर्न करता है। तो टर्म कौन सा है, न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क मतलब छोटे बच्चों को जैसा हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, वैसा मशीन को भी अपने को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो उसको कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क। बट द कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड न्यूरल नेटवर्क का भी लैंग्वेज कौन सा है, हाँ लेकिन लैंग्वेज कोणती, पायथन, समजते हैं, पायथन किंवा आर। पण दोन्ही पण लँग्वेजेस कोणत्या आहेत, ओपी में आता है। आ रहा है समझ में, फाइन। देन नेक्स्ट लिखो, पहिला फुल फॉर्म लिहायचा आणि नंतर मग OODB. व्हाट इज ओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आणि व्हाट इज DB, database, object oriented database. This is another application, object oriented database, OODB. त्यानंतर which programming, socket programming, socket programming for communication, सॉकेट प्रोग्रामिंग फॉर कम्युनिकेशन. आणि हे आपण बघणार आहे जावा मध्ये. जावा लँग्वेज इज यूज फॉर द सॉकेट प्रोग्रामिंग. पण जावा लँग्वेज कोणती आहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो सॉकेट प्रोग्रामिंग फॉर कम्युनिकेशन. किती झाले, 8 झाले, 9. कैड कैम सिस्टम ड्राइंग के लिए यूज होता है. कैड कैम सिस्टम, कैड कैम सिस्टम 9 हो गया. और एक लिखो 10, तो 10 में से आप लोग 4 लिखो. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस को अपने को ऑटोमेट करने का है. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. ओके, किती मार्क्स झाले, 2 मार्क्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज अगेन फॉर द 2 मार्क्स. मतलब फर्स्ट चैप्टर 2 मार्क्स के लिए ज्यादा पूछते हैं. एनी 4, एनी 4 OOP languages.
कोई भी 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताने के, एनी 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो उसमें पहला फर्स्ट वन सी एनआर का, सी नहीं आएगा ना, तो सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस। चला तुम्हाला सांगा, सी लँग्वेज इज इन्व्हेंटेड बाय, झालं धन्य, अरे सी शिकलात ना, आणि सी ची सुरुवातच तिथून होते कि सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया, तो किसने किया, डेनिस रिची। ओके, सी प्लस प्लस कोणी केलं, हा त्यानेच, तो कशाला करायचं बोल, बस झाला आता, सी करता करताच मी माझ्या नाकेनऊ आले, तो सी प्लस प्लस मी का करू, सी प्लस प्लस कोणी केलं, सी प्लस प्लस इन्व्हेंटेड बाय बिजॉन स्ट्रॉस्ट्रक, हा तर त्याचं नाव लक्षात पाहिजे, अँड जावा इन्व्हेंटेड बाय सन मायक्रोसिस्टीम, आणि त्या सन मायक्रोसिस्टीमला आता टेक ओव्हर केलं कोणी, तर तुम्ही डेटाबेस कोणत्या लँग्वेज शिकता, डेटाबेस साठी लँग्वेज कोणती आहे, डेटाबेस मध्ये कशामध्ये तुम्ही करणार आहात आता प्रॅक्टिकल, ओरॅकल ना, तो ओरॅकल काय, ओरॅकल इज अ कंपनी, मग काय केलं त्या ओरॅकल कंपनीने आता काय केलं, सन मायक्रोसिस्टीमला टेक ओव्हर केलं, म्हणजे विकत घेतलं, तर नाव जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट ऑफ विच ओरॅकल कंपनी, पण जावा कोणी इन्व्हेंट केलंय, सन मायक्रोसिस्टीम, सी प्लस प्लस, अरे आता सांगितलं ना, बिजॉन स्ट्रॉस्ट्रक, सर्च करा जरा याच्यामध्ये गुगल मध्ये पटकन, सी प्लस प्लस इन्व्हेंटेड बाय, या हु इन्व्हेंटेड सी प्लस प्लस, बघा जरा, आणि कोणता इयर आहे बघा, विच इयर इट इज इन्व्हेंटेड, 19 हा हा 1970s, लेट 1970, 1980, 1979 के आसपास, आणि हु इन्व्हेंटेड आहे ना बिजॉन स्ट्रॉस्ट्रक, हा तर तो आपल्याला लिहायला लागणार इथे, लिहा सी प्लस प्लस के, पहला लिखो, दिस लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय, दिस लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय बिजॉन, स्पेलिंग नीट बघा, बिजॉन स्ट्रॉस्ट्रक, दिस लैंग्वेज वॉज इन्व्हेंटेड बाय बिजॉन स्ट्रॉस्ट्रक, बघा नावं कशी आहेत, आपली कशी नावं, अमित, संतोष, अशी नावं, त्यांच्यावर नावच डिफिकल्ट बघा किती, बिजॉन स्ट्रॉस्ट्रक, आपल्याकडे एक नंबर आहे, आणि तो नंबर म्हणजे आपल्याला पण आहेत असे मॅथमॅटिशियन की ज्याने काय इन्व्हेंट केलंय, झिरो तर आपलाच आहे ना, एक नंबर आहे खापरेकर नंबर, माहिती ऐकलंय कधी, तोच नंबर आहे, आय थिंक मी बघतो, आणि त्या नंबरचं नंतर तुम्ही बघा काय एक्झॅक्टली आहे, म्हणजे एकदम मॅजिकल नंबर आहे तो, टेल यू, कापरेकर, कापरेकर कॉन्स्टंट, आणि जर तुम्ही त्या कापरेकरला बघाल ना, ते एकदम असा गावचा माणूस येतो, त्याचा जो इमेज केलं फाइंड आउट ना, दाखवतो, हा बघा कापरेकर है ना, टोपी वगैरे घातले बघा, गावचे माणूस असं ना तसं, पण त्याने तो नंबर इन्व्हेंट केलाय बघा, अँड दॅट नंबर इज 6, काय तो, हा 6174, तो 6174 फक्त त्याने तो फाइंड आउट केला की हा नंबर आहे, आणि त्या नंबरला त्याने नाव दिलं कापरेकर कॉन्स्टंट, पण तोच नंबर का, ते तुम्ही सर्च करा की त्या नंबरमध्ये एक्झॅक्टली असं काय, तुम्ही करा सर्च एक्झॅक्टली काय, एक काहीतरी नवीन शिकायला भेटेल ना, ते बघा तुम्ही एक्झॅक्टली काय, कापरेकर कॉन्स्टंट, नाव, तर कोणी फाइंड आउट करा, दिस लँग्वेज वॉज डेव्हलप बाय बिजॉन स्ट्रॉस्ट्रक, ओके, इन
in late 1970s. In late 1970s, that has same features, that has same features of C language. तो C language का तो same features है, that has same features of C language and which extra features? Object oriented and object oriented features and object oriented features. ये हो गया एक. दूसरा Java. Second language is the Java. आता C++ कोणी इन्व्हेंट केली? विजॉन स्ट्रॉस्टर. आता जावा डेवलप किया किसने? सन माइक्रो सिस्टम ने. लेकिन एक सन माइक्रो सिस्टम मतलब कुछ 10-12 जन का टीम होगा, लेकिन एक लीडर था उसमें. मग त्याचं नाव काय मला फक्त सांगा. जी वरून नाव आहे बघा त्याचं. हु इन्व्हेंटेड जावा? गॉसलिंग. ओके, जी म्हणजे गॉसलिंग. ओके, तो काय नाव आहे? पहिला नाव काय त्याचं? जेम्स गॉसलिंग. राइट डाउन. This language was developed by James Gosling. जावा को डेवलप किया गॉसलिंग ने. जेम्स गॉसलिंग. It is a popular OOP language. It is a popular OOP language that support almost all the features of OOP. That support almost all the features of OOP. All the features of OOP. Okay, तो ये हो गया सेकेंड लैंग्वेज. लैंग्वेज नंबर 3, VB.NET. VB.NET ये किसका एडवांस वर्जन है? इसका VB6 का. राइट डाउन. इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ VB6. It is an advanced version of VB6. It is an advanced version of VB6 and uses .NET framework. And uses .NET framework. It is used to develop. It is used to develop. It is used to develop desktop. It is used to develop desktop and web applications. तो वेब एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. डेस्कटॉप एप्लीकेशन म्हणजे जे आपल्या पीसी वर चालतं, ज्याला नेटची गरज नाही आणि जे नेट थ्रू होतं त्याला काय बोलतात? वेब एप्लीकेशन. ओके, तो ये हो गया तीसरा. आणि VB.NET चा नेक्स्ट कोण आहे आता? C#. तो फोर्थ वाला राइट डाउन C#.NET. आता एक काम करा, आपण VB.NET मध्ये काय लिहिले बघा जरा. इट इज अन ऍडव्हान्स वर्जन ऑफ VB6. मग तुम्ही काय लिहिणार? इट इज अन ऍडव्हान्स वर्जन ऑफ C#. पुढे काय लिहिले? अँड युजेस .NET फ्रेमवर्क. पुढे काय लिहिले? इट इज यूज टू डेव्हलप डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशन. सेम थिंग, फक्त VB6 के जगह पे C# लिखो, बाकी सेम है. मग दोघांपैकी मला सांगा इझी कोणती लँग्वेज असेल? VB.NET इझी असेल का C# इझी असेल? VB.NEट. VB.NEट इज इझी. C# का डिफिकल्ट आहे? कारण त्यामध्ये प्रोग्रामिंगच्या भरपूर कॉन्सेप्ट आहेत. जावा सारखं आहे C# लँग्वेज. तो VB6 इज इझी. फिफ्थ वन, थोड़ा थोड़ा बोलने का. थोड़ा बोलने का मतलब क्या? स्मॉल. आणि बोलने का मतलब क्या? टॉक. स्मॉल टॉक. तो स्मॉल टॉक करके एक लैंग्वेज है.
पहले का, अभी आउटडेटेड हो गया, अभी नहीं यूज करते। स्मॉल टॉक, तो उसमें राइट डाउन, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, it is an object oriented and it is an object oriented and dynamically typed language. It is an object oriented and dynamically typed language. Okay, ये outdated हो गया। And सबसे best language is Python. Python. It is one of the most popular. It is number 1 है पायथन। पहले जावा होता, आता नंबर पहले सी प्रोग्रामिंग एकदम टॉप पे था, फिर जावा ने उसको क्या किया, ओवरकम किया, अभी पायथन ने ओवरकम किया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज। नेक्स्ट सेमेस्टर मध्ये आहे तुम्हाला पायथन, पण फक्त प्रोग्राम हे काय बोलतात त्याला, प्रॅक्टिकल आहे। It is one of the most popular object-oriented language. It is used to, it has various applications. It has various applications. मतलब Python कहाँ पे use होता है? It has various applications like machine learning, deep learning, machine learning, deep learning, वेब एप्लीकेशंस एटसेट्रा। मतलब वेबसाइट भी डेव्हलप कर सकते आप लोग। मग वेबसाइट डेव्हलप करण्यासाठी ना पायथन लँग्वेज यूज करायची असते। हे तुम्ही आता ऐकलंय की नाही मला माहित नाही। फ्लास्क म्हणून ऐकलंय का कधी? फ्लास्क इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क ज्यामध्ये पायथन यूज होतं टू डेव्हलप द वेब एप्लीकेशन। याचं नाव ऐकलंय का कधी? याला प्रोनाउन्स कसं करायचं? हा, डी जँगो नाही, जँगो। डी सायलेंट असतो, डी मोठा आहे पण डी बोला जसं ना सायकोलॉजी, तर सायकोलॉजी पी पासून स्टार्ट हो ना, पी सायकोलॉजी असं बोलतो का? नाही, सायकोलॉजी। तर दिस इज जँगो। हा जँगो हा कोण आहे? फ्लास्क। लँग्वेज कोणती? पायथन। असं, तर पायथन इज वन ऑफ द बेस्ट लँग्वेज। झालं? आता किती लँग्वेज आपल्याला पाहिजेत? 4। आपण किती लिहिल्या? 6। तर एक्झामला म्हणजे जेव्हा लिहिणार ना, पायथन लिहा, सी प्लस प्लस जावा, बाकी इसमें से कोई भी एक लिखो। तो सी प्लस प्लस जावा पाइथन, तो कि आपको पढ़ने का है या आपको नहीं पढ़ने का, तो इसमें से एक आध लिखो, तो 4 आपका हो जाएगा। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओओपी, 2 मार्क्स के लिए। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक क्वेश्चन नंबर कितना अपना? क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ, मतलब आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन हुआ है। एक काम करा, पहला क्वेश्चन अपना आपला कोणता झाला? ओओपी वर्सेस पीओपी ना, वही हुआ ना, पहला एकदम पहले लेक्चर का, पीओपी वर्सेस ओपी। हाँ, तो राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन ना 1। दे दूसरा प्रोग्राम लिया था, हाँ, तो फैक्टोरियल प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आता, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग सी प्लस प्लस, 4 मार्क्स का हो। तीसरा प्रोग्राम फॉर इवन ऑड, ओके, वो नहीं आता एग्जाम में, लेकिन लिख के रखो, क्वेश्चन नंबर 3। देन चौथा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, राइट, क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। देन 5वां क्वेश्चन आज का, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, 5 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा? मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, न्यू एंड डिलीट, 6 हो गया। देन 7th क्वेश्चन, टाइप कास्टिंग, implicit explicit. Then question number, any 4 applications of OOP. Then question number 9, any 4
ओओपी लैंग्वेजेस, तो 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओओपी, तो 10 क्वेश्चन हो गया। तो त्यामध्ये पहिला कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। बोलो ओपी कौन सा लैंग्वेज है? बॉटम ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो राइट ऑन पहला कैरेक्टरिस्टिक कि इट फॉलोज बॉटम ऑफ अप्रोच, इट फॉलोज बॉटम ऑफ अप्रोच। देन second characteristic, data and operations are bound together, data and operations are bound together within, data and operations are bound together, एक साथ होता है, data and operations एक साथ होता है, within, overall, within objects. Okay, so data and operations are bound together within objects, within object. आय थिंक एक डायग्राम आहे, नंतर आपल्याला घ्यायचं आहे, असं असतो बघा. तो दिस इज ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे. तो ये है डी और ये ओ. व्हाट इज डी? डेटा. व्हाट इज ओ? ऑपरेशंस. फिर ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा. एंड कम्युनिकेट बाय यूजिंग व्हाट? मेसेज पासिंग. असं डायग्राम घेतला असेल ना कॉलेजमध्ये? नाही? हाँ, तो एक डायग्राम है. पण हा काय है? ऑब्जेक्ट. और ये कौन है? डेटा एंड ऑपरेशन. तो डेटा एंड ऑपरेशन एक साथ कंबाइन किया विद इन व्हाट? ऑब्जेक्ट. ठीक, तो हम लोग बाद में करेंगे. देन तीसरा कैरेक्टरिस्टिक लिया, थर्ड वन, इट फोकस ऑन डेटा. इसका फोकस ज्यादा डेटा के ऊपर होता है. इट फोकस ऑन डेटा इंस्टेड ऑफ ऑपरेशंस. इट फोकस ऑन डेटा इंस्टेड ऑफ operations. Then fourth characteristic, it provides, आप लोग आपके मम्मी पापा जैसे दिखते हो, आपके बच्चे आपके जैसे दिखते, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 25-30% तो सेम होता है ना. अगर नहीं होगा तो फिर आपके बच्चे कैसे होंगे? हो दिखेंगे नहीं सेम. हाँ, क्या लगा बोलता है? तो इट प्रोवाइड्स इनहेरिटेंस. It provides inheritance in which existing class functionality, in which existing class functionality used in existing class functionality used in new class, used in new class. Okay, then characteristic number 5, it provides data hiding. डेटा को हाइड करके रख सकते. इट प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग so that data cannot be used, so that data cannot be used outside, data cannot be used outside. Then कैरेक्टरिस्टिक नंबर कितनी? 6. नाउ टेल मी, ये कौन है? ऑब्जेक्ट. ये कौन है? ये भी ऑब्जेक्ट ना. ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है. तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है. यूजिंग व्हाट? Message passing. Write down. The objects can communicate with each other. Objects can communicate with each other. Objects can communicate with each other by using message passing. By using message passing. Okay. Then characteristic number कितनी?
7. आता मला सांग हा कोण आहे ऑब्जेक्ट, ये कितने ऑब्जेक्ट, 3 ही, और भी होंगे ना, तो ऐसा कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते, कितने भी. ऑब्जेक्ट किसका होता है, सी का. व्हाट इज सी, क्लास. सी इज अ क्लास. और क्लास कितना होता है, एक क्लास. एक क्लास, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने हैं, बहुत सारे. तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7. तो राइट डाउन, it is possible to create any number of objects. It is possible to create any number of objects for a single class. Any number of objects for a single class. ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक. कितने लिखने का अपने को, सिर्फ 4 लिखने का. ओके, चलो अभी गो थ्रू करो 5 मिनट के, फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं. चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गए, अभी थोड़ा सा ही बाकी है, फिर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इसका मींस कापरेकर कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी 4 डिजिट का नंबर रहेगा आपका, कोई भी 4 डिजिट, उसको अरेंज करने का डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर, एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर, और ये प्रोसेस को रिपीट करने का बार बार, और रिपीट करते करते आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो एक कांस्टेंट मिलेगा 6174. उसके बाद स्टॉप. आपका आंसर 6174 वही आएगा. ओके, वो पूरा सर्च करो कि क्या है एग्जैक्टली. दैट इज अ मैजिकल नंबर 6174. देखो उन्होंने एक नंबर ढूंढा और उनका इन्वेंशन हो गया. देखो ये कापरेकर. और इसका नाम क्या बोला था मैंने, बीजान स्ट्रॉस्टर, फिर डेनिस रिची, फिर जेम्स गॉसलिंग. कसे नाव आहेत ना, त्यांचं नाव काय, दत्तात्रय रामचंद्र कापरेकर. कसं मस्त वाटतं ऐकायला. पण हे नाव त्यांना कसं वाटत असेल बाहेरच्या लोकांना, दत्तात्रय रामचंद्र कापरेकर, कसं वाटतं त्यांना, त्यांना वाटत असेल असं. 1905 से लेके 1986 में वो गए. कुठे राहणार आहे, देवळाली, महाराष्ट्र.